Hello students, now we continue with chapter number 1 of the corporate accounting, and the chapter is issue of shares. The next topic is share capital. As you know that every business requires capital to finance its activities. Capital किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है. कंपनी के अंदर कैपिटल शेयर कैपिटल की फॉर्म में होता है एंड कंपनी रेजेस इट्स कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स because it does not have capital of its own, as company is an artificial person because it is created by law. So in this way capital raised by the company by issue of shares is called share capital. Next is the types of share capital. Types में सबसे पहले आता है authorized capital. Authorized capital, it is the maximum amount of capital that company can raise by issue of shares. मैक्सिमम अमाउंट बता दिया जाता है जब भी एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उस समय पर एक लिमिट, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि कंपनी कभी भी अपने लाइफ टाइम में इस लिमिट से ज़्यादा शेयर्स को इशू नहीं कर सकती. वो उतने अमाउंट के लिए अधिकृत की जाती है. ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम अधिकृत पूंजी भी कहते हैं, और ये ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की होती है. एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? It's a public document which contains the powers and the rights of the company. कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय पर एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर कंपनी के राइट्स और पावर्स के बारे में भी मेंशन किया जाता है. तो वहाँ पर कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में भी लिखा जाता है. नेक्स्ट इज द इश्यूड कैपिटल. इश्यूड कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल which is actually offered to public for the subscription. Authorized capital क्योंकि maximum limit है तो उसका कुछ ही portion कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है खरीदने के लिए, उसे हम कहते हैं issued capital. Next is the subscribed capital. Subscribed capital issued capital का portion है जो कि issued capital पब्लिक को ऑफर किया है. Subscribed capital वो capital है जो कि पब्लिक खरीदती है, पब्लिक जिसके लिए एप्लीकेशन देती है. लेकिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फर्दर हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं. एक आता है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, जितना कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं उतना सेम अमाउंट का एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव होता है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल सब्सक्रिप्शन. लेकिन अगर जितने शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं उससे ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव होती हैं, दैट इज कॉल्ड द ओवर सब्सक्रिप्शन. और इसका रिवर्स है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं और एप्लीकेशन अगर उससे कम आता है, दैट इज कॉल्ड द अंडर सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट इज द कॉल्ड अप कैपिटल. सो कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल which the shareholders are called upon to pay. शेयर होल्डर्स को जितना कंपनी कॉल करती है कि अमाउंट पे करने के लिए, दैट इज द कॉल्ड अप कैपिटल. एंड द नेक्स्ट इज द पेड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कंपनी ने कॉल किया है, पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन है जितना कि शेयर होल्डर पेमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स पूरा अमाउंट पे नहीं करते जितना कंपनी ने कॉल किया है. तो जो शेयर होल्डर्स पूरा अमाउंट पे नहीं करते, जो अमाउंट अभी तक ड्यू है, उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स. नेक्स्ट इज द रिजर्व कैपिटल. रिजर्व कैपिटल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल का वो पोर्शन जो कि रिजर्व में रखा जाता है. रिजर्व मीन्स फॉर द इमरजेंसी. जब कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, कंपनी कैपिटल के कुछ पोर्शन को रिजर्व में रखती है. रिजर्व में क्यों रखती है? कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, लिक्विडेशन मीन्स कंपनी जब अपने काम को ख़त्म करेगी, कंपनी अपने बिजनेस को आगे नहीं चलाना चाहेगी, काम बिजनेस बंद करना चाहती है, उस समय पर कंपनी को अपनी सारी लायबिलिटीज़ को पे करना होगा. और लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट होगी. उस कैश की नेसेसिटी को, नीड को पूरा करने के लिए कंपनी कुछ अमाउंट रिजर्व में रखती है कैपिटल का, जिसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल. सो these are the different type of share capital. Next is the capital reserve. Capital reserve की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही डिफरेंट टर्म है. अभी हमने रिजर्व कैपिटल पढ़ा था,
बट रिजर्व कैपिटल से बिल्कुल ही डिफरेंट है कैपिटल रिजर्व। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट्स कितने टाइप के होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि किसी भी कंपनी के अंदर वी हैव टू टाइप ऑफ प्रॉफिट्स। Two type of profits, which are the two type of profits? One is the capital profit and the second is the revenue profit. Revenue profits are generated on regular basis, where capital profits only happen occasionally and irregularly. Capital profits हमेशा नहीं होते हैं, जबकि रिवेन्यू प्रॉफिट कंपनी के या किसी भी बिजनेस के एक नॉर्मल जो ऑपरेशन है उससे कंपनी उन प्रॉफिट्स को अर्न करती है। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट्स कैन बी अर्न बाय सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एट प्रीमियम। सो जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन रेकरिंग मीन्स जो हमेशा नहीं होते, ओकेजनली होते हैं और रेगुलर नेचर के नहीं होते। तो जितने भी कंपनी के अंदर डिफरेंट टाइप के कैपिटल रिजर्व होते हैं, तो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, उन कैपिटल प्रॉफिट्स को हम एक रिजर्व में इकट्ठा करते हैं एंड दैट रिजर्व इज कॉल्ड द कैपिटल रिजर्व। सो वी कैन से दैट इट इज रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल profits and is not free for the distribution of the dividend। कि कैपिटल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो कि डिफरेंट टाइप के कैपिटल प्रॉफिट से हमने क्रिएट किया है और इससे हम कंपनी में डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। डिविडेंड भी आपको पहले बताया था, डिविडेंड होता है कंपनी के अंदर लाभ का हिस्सा। जो भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स हो रहे हैं उन प्रॉफिट्स में से जो भी शेयर होल्डर्स को उनका हिस्सा या उनका शेयर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड, जिसे हम हिंदी में लाभांश कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के सोर्सेज क्या है? सबसे पहले प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कैपिटल प्रॉफिट है ये। देखिए किसी भी शेयर को या डिबेंचर को अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, प्रीमियम पर इशू करने का क्या मीनिंग है कि किसी भी शेयर या डिबेंचर की फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे अगर शेयर को इशू किया जाता है या डिबेंचर को इशू किया जाता है, तो जितना भी उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस जितना भी ज़्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम एंड दिस इज द कैपिटल प्रॉफिट जो कि हम कैपिटल रिजर्व में रखते हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर कंपनी ने कोई अपनी फिक्स्ड एसेट को सेल किया है और उसके ऊपर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, that is also the capital profit। Profit on revaluation of assets and liabilities। अगर कंपनी अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करती है, रीवैल्यू करने का क्या मीनिंग है? पुनर्मूल्यांकन, दोबारा से उनकी वैल्यू को जानने की कोशिश करती है। वैल्यू जानने का क्या मतलब है कि कंपनी की बुक्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो वैल्यू मेंशन की गई है वो बुक्स की और एक्चुअल में उनका मार्केट वैल्यू क्या है, उसको जानने के बाद उनका कंपैरिजन किया जाता है। अगर एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और बुक वैल्यू कम है, तो इट मीन्स रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट है। और लाइबिलिटीज़ का रिवर्स केस होता है कि अगर बुक वैल्यू ज़्यादा लिखी है और मार्केट वैल्यू कम होती है, तो इसका मतलब वहाँ पर प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन फोरफीचर एंड री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स होते हैं कंपनी में जो भी कॉल्स इन एरियर्स है, अभी मैंने आपको बताया था कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है कि कंपनी ने अमाउंट को कॉल किया है लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर उसका पेमेंट नहीं करता तो वो कॉल्स इन एरियर्स है। लेकिन अगर वो कॉल्स इन एरियर्स बहुत समय तक रहता है, बहुत टाइम तक शेयर होल्डर उसका पेमेंट नहीं करता, इन स्पाइट ऑफ गिविंग देम रिमाइंडर्स, कंपनी बहुत ज़्यादा उनको रिमाइंडर्स दे चुकी है, उसके बाद भी अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी उसके शेयर्स को फोरफिट कर लेती है, मतलब जब्त कर लेती है और जितना वो अमाउंट पे कर चुका है वो अमाउंट उसको वापस नहीं किया जाता। तो वो अमाउंट कहाँ पर चला जाता है? फोरफीचर अकाउंट में, और ये कंपनी को प्रॉफिट होता है। सो ऐसा अगर कंपनी ने अपने किसी भी शेयर्स को फोरफिट किया है और फिर उनको री इशू किया है, मीन्स किसी और पब्लिक को या किसी और पर्सन को उसको सेल कर दिया या इशू कर दिया, तो उसके ऊपर अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है, दैट प्रॉफिट इज ऑल्सो in the nature of capital profit।
एंड प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन से पहले मीन्स कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले कंपनी में कोई प्रॉफिट हुआ है, दैट इज ऑल्सो द capital profit which is kept under the capital reserve. So capital reserve is very important term in the corporate accounting. Next is next is difference between reserve capital and capital reserve. अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में रिजर्व कैपिटल कैपिटलिज्म में मीनिंग में रिजर्व कैपिटल अभी हमने पढ़ा था, इट इज द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच इज रिजर्व टू बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी सिर्फ अपने वाइंडिंग अप के समय पर ही मंगाएगी। एंड कैपिटल रिजर्व अभी बताया है दैट इट इज द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। क्रिएशन कैपिटल रिजर्व बनता है हमारा अनकॉल्ड कैपिटल से और कैपिटल रिजर्व बनता है हमारा कैपिटल प्रॉफिट से। रेजोल्यूशन मीन्स प्रस्ताव पास करना। इट रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कंपनी अपनी कैपिटल में से कुछ रिजर्व रखना चाहती है तो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स विशेष प्रस्ताव पास करना होता है। लेकिन कैपिटल रिजर्व में इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल रेजोल्यूशन। टाइम रिजर्व कैपिटल को हम कब यूज करते हैं? इट कैन बी यूज एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, बट द कैपिटल रिजर्व इट कैन बी यूज एनी टाइम ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम। कंपनी कभी भी जब वो चल रही है अपने लाइफ टाइम में कभी भी उसको यूज कर सकती है। डिस्क्लोजर मतलब कैसे शो करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन टर्म्स को शो करना है। रिजर्व कैपिटल इट इज डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। रिजर्व कैपिटल को हम कहाँ शो करते हैं? कंपनी की बैलेंस शीट में। एंड कैपिटल रिजर्व इट इज डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। Sorry, reserve capital, it is not disclosed in the balance sheet of the company, but the capital reserve, it is disclosed in the balance sheet of the company. Reserve capital को हम balance sheet में नहीं show करते हैं, but capital reserve, it is disclosed in the balance sheet. Next is the presentation of share capital in the balance sheet. How we present the share capital in the balance sheet? देखिए अब format जो है balance sheet का वो change हो गया है. It is not in the T shape, ये एक vertical form में है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है। तो बैलेंस शीट जब कंपनी के बनाई जाती है, दिस इज अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स शो करते हैं। नोट नंबर मीन्स नोट्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं और नोट्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर पहले डिटेल किया जाता है। डिटेल तैयार करने के बाद यहाँ पे टोटल होगा और इस टोटल को हम इस मेन फॉर्मेट में लिखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। करंट ईयर के हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखा जाता है। तो शेयर कैपिटल में देखिए, शेयर कैपिटल में पहले हम नोट्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल में इक्विटी शेयर्स हमारे पास होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, फिर इश्यूड कैपिटल, issued capital में equity shares, preference shares, then subscribed capital and subscribed but not fully paid up. तो यहाँ पर हमने इसका टोटल किया अमाउंट का और यहाँ पर अमाउंट टोटल करके हम मेन फॉर्मेट में यहाँ मेंशन करते हैं। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। नाउ वी डू इलस्ट्रेशन नंबर 1। Illustration number 1 देखिए, Max Limited is registered with authorized capital of rupees 20 lakh divided into 2 lakh, equity shares of rupees 10 each,
द कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कंपनी की रजिस्टर्ड या कंपनी जो रजिस्टर हुई है उसकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है 20 लाख और कितने शेयर्स में डिवाइडेड है 2 लाख और एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 95,000 शेयर्स। कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख बट पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशंस दी हैं 95,000 and all money was duly received. Show how share capital will appear in the balance sheet of the company. अब हम ये देखेंगे कि शेयर कैपिटल को आपने बैलेंस शीट में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लिखना है और also prepare notes to accounts. Let's see. This is the name of the company, Max Limited. Extract of balance sheet as at date is mentioned here. Particulars, note number, current year amount, previous year amount. So the first is particular is equity and liabilities. Equity and liabilities में आ गया shareholder funds. Shareholder funds में सबसे पहले आ गया है share capital which comes under note number 1. अभी ये टोटल करने से पहले हमें notes to accounts प्रिपेयर करना है. notes to accounts के लिए हम लिखते हैं पहले share capital. share capital में authorized capital. authorized capital कितनी है ऑथोराइज कैपिटल कितनी है 2 लाख। इक्विटी शेयर्स 10 ईच तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 दिस इज इक्वल टू 10 लाख। इश्यूड कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 दिस इज इक्वल टू 10 लाख। सब्सक्राइब्ड पब्लिक ने कितना खरीदा है, पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशन की है 95,000 एंड these 95,000 are fully paid up. So 95,000 into 10 this is 9,50,000. तो इस तरह से हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल को शो करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर को इशू करते हैं तो शेयर इशू करने के लिए एक प्रोसीजर है। सबसे पहले आता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, देन टू रिसीव एप्लीकेशंस and to make allotment of shares and to make calls on shares. सबसे पहले आता है issue of prospectus. देखिए prospectus एक कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी ने क्या क्या काम करना है, कंपनी कितनी कैपिटल से ऑथोराइज है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारा कंपनी के prospectus में मेंशन किया होता है। And prospectus also provides the information about the profitability and the financial position of the company for the purpose of attracting the general public. Clear? तो सबसे पहले कंपनी इस prospectus को इशू करती है पब्लिक को और पब्लिक जब उसके साथ ही शेयर्स को ऑफर करती है, फिर कंपनी के पास एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं। सेकंड कम्स द टू रिसीव एप्लीकेशंस। इसमें पब्लिक आफ्टर रीडिंग द prospectus applies for the number of shares in the prescribed form. Every application is sent along with application money mentioned in the prospectus. तो prospectus में जितना application money के बारे में लिखा होता है तो prospectus के अंदर ही फॉर्म होता है। कंपनी कोई भी कंपनी ने जब prospectus इशू किया और जो भी पब्लिक के अंदर शेयर खरीदना चाहता है तो वो उस फॉर्म को भर के एप्लीकेशन का फॉर्म भर के अप्लाई कर सकता है और एप्लीकेशन मनी भी उसको साथ में भेजना होता है। उसके बाद टू मेक अलॉटमेंट्स, फिर कंपनी जिन भी लोगों को जिस भी पब्लिक को शेयर्स अलॉट करती है उसके साथ फिर उनको अलॉटमेंट मनी भेजना होता है। देन टू मेक द कॉल्स मीन्स कंपनी कभी भी एक शेयर के ऊपर अमाउंट को इकट्ठा कॉल नहीं करती। अमाउंट मंगाया जाता है एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से कंपनी जो है अपने शेयर्स के ऊपर अमाउंट को कॉल करती है। देन इशू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो कंपनी को शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी हैज़ 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इशू ऑफ शेयर्स एट पार मीन्स कंपनी के शेयर्स की जो भी फेस वैल्यू है
उस फेस वैल्यू पर ही अगर कंपनी शेयर्स को इशू करती है, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि एक बेसिक प्राइस या बेस प्राइस कंपनी शेयर का फिक्स कर देती है। इफ इट इज ₹10 पर शेयर, तो अगर कंपनी 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज पर ही इशू करती है, सो वी कैन से दैट इशू ऑफ शेयर्स एट पार, मतलब एट पार जो भी उसका फेस वैल्यू है सेम वैल्यू पर शेयर्स को इशू किया गया है। देन इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अगर कंपनी शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस के ऊपर इशू करती है, तो जितना भी उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस होगा दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम। देन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में कंपनी अगर फेस वैल्यू से कम प्राइस के ऊपर, मान लीजिए 10 रुपीज़ का शेयर है, 10 रुपीज़ के शेयर को अगर वो 8 रुपीज़ में इशू करती है, तो उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। लेकिन नाउ द प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, अब कंपनी जो है शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, वो अब कंपनी के लिए प्रोहिबिट हो गया है, मतलब प्रतिबंधित हो चुका है। It is according to section 53 of the Companies Act 2013, there is a prohibition on issue of shares at discount, and company shall not issue shares at discount except as provided in section 54. So company जो है नॉर्मल अपने रूटीन में कभी भी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शंस में कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। अदरवाइज इन नॉर्मल कोर्स में कंपनी सिर्फ 2 ही कंडीशंस पर शेयर को इशू करेगी, इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। नाउ वी कम टू द अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज में सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी इफ कंपनी इशू करती है शेयर को एट पार, तो एट पार अभी आपको बताया था कि कंपनी की फेस जो शेयर की फेस वैल्यू है सेम फेस वैल्यू पर ही अगर शेयर को इशू किया जाता है। So every application is sent along with the application money as mentioned in the prospectus, but it should be minimum 25% of the issue price of the share. तो जो भी शेयर का प्राइस है उसका ये कम से कम 25% होना चाहिए एप्लीकेशन मनी। तो सबसे पहले शेयर के ऊपर एप्लीकेशन मनी होगा। एप्लीकेशन मनी जब कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है और फिर पब्लिक उसको खरीदती है, तो सबसे पहले पब्लिक खरीदने के लिए एप्लीकेशन मनी भेजेगी और वो एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करती है, वो कंपनी के बैंक अकाउंट में आता है। ये जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, ये अकाउंटिंग एंट्रीज हम कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पर। कंपनी अपनी बुक्स में एंट्रीज को कैसे करती है ये हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिलता है, कंपनी के पास अमाउंट रिसीव होगा। So entry, what will be the entry? Bank account debit to share application. कंपनी के बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है कंपनी के, तो डेबिट, आपने इस अकाउंट को डेबिट किया है। और कैसे आ रहा है? एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपने लिख दिया टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद नाउ दिस शेयर एप्लीकेशन इट इज द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। तो जो भी अमाउंट रिसीव होता है उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं? शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट इज एंट्रीज फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर उसके बाद एप्लीकेशंस रिसीव होने के बाद कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है, और अलॉट करने के लिए पहले कंपनी शेयर होल्डर्स को बताती है कि उन्हें शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं, उनका मनी ड्यू है। तो मनी ड्यू करने के लिए एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी का पेमेंट कर देता है, कंपनी के पास अमाउंट आता है, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट है एंट्रीज फॉर मेकिंग कॉल्स। पहले हुआ एप्लीकेशन, फिर उसके बाद हुआ अलॉटमेंट, देन इज मेकिंग कॉल्स। अगर कंपनी
शेयर्स के ऊपर कॉल करती है तो सबसे पहले फॉर कॉल मनी ड्यू, पहले कॉल मनी को ड्यू करेगी। ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये शेयर कॉल फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकंड कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकता है। तो हम अगर इफ इट इज फर्स्ट कॉल then what we will write? Share first call account debit. If it is second call then it is share second call or share final call account debit to share capital. और जब शेयर कॉल मनी रिसीव हो जाएगा, what will be the entry? Bank account debit to share first call or to share second call or to share final call. Clear? So these accounting entries are important. ये आपको अच्छे से याद करनी है। देन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर जो कि आपको देखने हैं एंट्री क्वेश्चन करते हुए। सबसे पहले है इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश वन शेयर फ्रॉम द अदर शेयर द नेम ऑफ द शेयर मस्ट बी प्रीफिक्स द वर्ड शेयर। तो हमें शेयर के साथ एक लगाना होता है कि वो इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द क्लास ऑफ शेयर इट विल बी टेकन एज इक्विटी। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया, इफ ओनली रिटन दैट द इक्विटी शेयर कैपिटल और द शेयर्स आर इश्यूड, तो आप उसको कौन से शेयर मानेंगे? दीज शेयर्स आर कंसीडर्ड एज इक्विटी शेयर्स। इन केस ऑफ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड देन कैश एंड बैंक एंट्रीज विल बी एंटर्ड इन द कैश बुक। अगर आपको कहा जाता है कि कंपनी कैश बुक बनाती है तो आपको पता है कि कैश बुक के अंदर सारी कैश की एंट्रीज की जाती हैं, और वो कैश हो या बैंक हो। तो जो भी कंपनी के अंदर कैश की एंट्रीज होंगी या बैंक की एंट्रीज होंगी, वो सारी एंट्रीज हम कहाँ करेंगे? कैश बुक में। देन देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 month बिटवीन द 2 कॉल्स। अगर कंपनी कॉल करती है, जैसे फर्स्ट कॉल है देन सेकेंड कॉल, तो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए, 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज नेक्स्ट द क्वेश्चन वी सी इलस्ट्रेशन। ए लिमिटेड ऑफर्ड टू पब्लिक 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। कंपनी ने कितने शेयर्स पब्लिक ऑफर किए हैं? 20,000 इक्विटी शेयर्स एंड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100। कंपनी कैसे कॉल कर रही है? एप्लीकेशन ₹20, ऑन अलॉटमेंट ₹30, ऑन फर्स्ट कॉल ₹40 एंड ऑन सेकंड कॉल ₹10। द कंपनी रिसीव्ड द एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स। कंपनी ने ऑफर किए थे 20,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक और एप्लीकेशंस कितनी आई है? 20,000 सेम आई है। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल एंट्रीज है, अभी जो हमने अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ी हैं। तो सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना है? एप्लीकेशन मनी पर शेयर ₹20 एंड द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 20,000। सो व्हाट विल बी द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 total number of shares and ₹20, this is application money per share। 20,000 into 20, this is ₹4 lakh। कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव होगा एप्लीकेशन पर? ₹4 lakh। नाउ द सेकेंड एंट्री इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल, सो दिस इज ऑल्सो ₹4 lakh। नाउ कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू करना है। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, अलॉटमेंट अमाउंट ₹30 पर शेयर एंड द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 20,000। तो ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 20,000 into 30, this is ₹6 lakh। नेक्स्ट, कंपनी ने अलॉटमेंट पहले ड्यू किया, अब कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी। रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अगेन 20,000 into 30, दिस इज ₹6 lakh। नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉल। कंपनी मेक द फर्स्ट कॉल, पहले उसने ड्यू करना है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज 20,000 into 40, ₹8 lakh। क्लियर?
एंड द नेक्स्ट इज कंपनी फर्स्ट कॉल रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल ₹8 लाख. नाउ कंपनी मेक द सेकेंड कॉल ड्यू. सेकेंड कॉल ड्यू करने की एंट्री या फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना है 20,000 इंटू 10, दिस इज ₹2 लाख. अब कंपनी इसको रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, अगेन 20,000 इंटू 10, दिस इज ₹2 लाख. आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. अकाउंटिंग एंट्रीज आपको क्लियर होंगी. नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. अभी हमने अकाउंटिंग एंट्रीज की थी. अगर कंपनी अपने शेयर्स को एट पार इशू करती है, लेकिन हमारे पास सेकेंड कंडीशन क्या है, कंपनी कैन इशू इट शेयर्स एट प्रीमियम. और प्रीमियम क्या होता है, इट is the case when shares are issued at a price more than face value of the shares. कंपनी के जो शेयर्स की फेस वैल्यू है उससे ज्यादा प्राइस के ऊपर अगर शेयर्स को इशू किया गया है, दैट इज कॉल्ड द इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. The difference between the issue price and the face value of shares is premium. So under section 52 of Indian Companies Act 2013, it may be used for following purposes. जो भी कंपनी के पास प्रीमियम का अमाउंट आता है, प्रीमियम का अमाउंट क्या है, डिफरेंस है इशू प्राइस और फेस वैल्यू का. मान लीजिए एक कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 और कंपनी ने वो शेयर इशू किया है ₹12. So the difference is ₹2. So premium is ₹2 for a share. तो ये जो प्रीमियम कंपनी को रिसीव हुआ है ₹2 का, ये इसके लिए कंपनी एक सेपरेट अकाउंट ओपन करती है जिसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहा जाता है. तो प्रीमियम का अमाउंट कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के में ट्रांसफर करती है. तो ये जो ₹2 का प्रीमियम है, इट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. और जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर अमाउंट होता है, कंपनी उसको कैसे यूज कर सकती है, सेक्शन 52 में इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताया है कि जो भी प्रीमियम का अमाउंट जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में है, कंपनी उसको कैसे यूटिलाइज करेगी. सबसे पहले है इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, then writing of preliminary expenses of the company, writing of underwriting commission, writing of discount allowed on issue of shares or debentures and providing for premium on redemptions. देखिए इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जैसे बोनस शेयर्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. तो ये टर्म्स अभी जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे, फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो ये सारी टर्म्स वहाँ पर यूज होंगी, ये टॉपिक्स आएंगे. तो उन टॉपिक्स में फिर आप ये डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आप ये याद कर लीजिए और बाद में ये सारी बोनस शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये आप सब डिटेल में पढ़ेंगे. सो आई होप अभी तक ये जो लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा. एंड थैंक्स. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.